दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आरो यारो की जी के जीएस के पहली क्लास में, जैसे कि सभी को पता ही है कि हम लोग आरो यारो की क्लास कर रहे हैं। तो उसमें हमने हिंदी की 3 से 4 क्लासेस आप लोगों की करा ही दी है। उसी क्रम में हम अब आगे बढ़ते हुए आज आप लोगों के लिए जी के जीएस की क्लास शुरू कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज, बेसिकली समझिए कि टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे। उसमें लगभग आज ये सोचिए कि डेली, ये समझिए कि डेली आप लोगों को टेस्ट सीरीज हम सॉल्व कराएंगे। 50, 60, 100 जितना भी क्वेश्चन हो पाएगा एक दिन में कोशिश करेंगे। 1 घंटे में खींच देंगे। 1 घंटे में आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे। क्लियर है मेरी वॉइस? आप सभी को शायद बिल्कुल क्लियर होगी। कोई कन्फ्यूजन ज़रूर कमेंट में बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। कोई कन्फ्यूजन तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए। ठीक, क्लियर है वॉइस? शुरू करें? मेरी वॉइस क्लियर है सभी को? चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके जीएस की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 मिनट ज़रा सा हम चेक कर लें कि क्लास में आवाज़ कुछ, शायद बिल्कुल सही है मेरे ख्याल से। कुछ अभी तो क्लियर है। वॉल्यूम थोड़ा सा कम थी शायद, तो वही चेक करना था। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। जो भी चैनल पर नए होंगे बच्चे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए आप लोग। ठीक, तो पहला क्वेश्चन, संसद भारत के राजनीतिक मानचित्र में परिवर्तन कर सकती है। राज्यों की सीमा में परिवर्तन के लिए राज्यों की अनुमति आवश्यक नहीं है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन बताना है। संसद के बारे में जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उनको पता होगा कि संसद भारत के राजनीतिक मानचित्र में परिवर्तन कर सकती है। बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, दूसरा, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन के लिए राज्यों की अनुमति आवश्यक नहीं है। ध्यान दीजिएगा, आवश्यक नहीं है लिखा है। ठीक है, तो 1 और 2 दोनों सही हैं। बिल्कुल ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ऑप्शन इसके बिल्कुल सही है। ये किसमें है? अनुच्छेद 3 में ये सारी चीज़ें वर्णन किया गया है इनका। ठीक है, किसमें? अनुच्छेद 3 में सभी चीज़ों का वर्णन किया गया है। ठीक, मेरी बात शायद क्लियर है आप सभी को? ठीक, किसमें है इनका वर्णन? अनुच्छेद 3 में दिया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। ठीक, इनमें से एक को अभिकथन है, दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन और कारण का क्वेश्चन जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि यूपीपीसीएस में पिछले पिछले 1-2 सालों से काफ़ी ट्रेंड है कथन और कारण का क्वेश्चन पूछने के लिए। कथन और कारण हमेशा पूछे जा रहे हैं। ठीक, तो जो भी बच्चे सहमत होंगे कमेंट करके आप लोग इसको भी बताते रहिएगा। ठीक, कोई भी कन्फ्यूजन, किसी भी तरह का कोई भी समस्या क्वेश्चन में क्लास में, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक, क्लियर? चलिए आगे देखते हैं क्या है। अभिकथन ने भारत संविधान में मूल कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। ध्यान दीजिएगा, कथन दिया गया है ये भारत संविधान में जो मूल कर्तव्य हो उसको कहा पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। ठीक, ये कथन दिया गया है। इसका कारण क्या है? किसी भी लोकतांत्रिक देश के संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों का उल्लेख नहीं है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चयन कीजिए। तो ए बिल्कुल सत्य है और आर असत्य है। तो ऑप्शन सी क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ए सत्य है बल्कि और आर
असत्य है। 1976 में क्या हुआ था, जो नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं, नागरिकों के मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। ठीक है। फिर वर्ष 2002 में, वर्ष 2002 में एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक। फिर भारतीय संविधान की अगर हम बात करें, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को पूर्व रूसी संविधान, कौन सा, पूर्व सोवियत संघ संविधान, ठीक है, कौन सा, जिसकी हम बात कर रहे हैं पूर्व सोवियत संघ संविधान के, रूस के संविधान से अगर हम बात करें उसकी, सॉरी, रूस के संविधान की अगर हम बात करें, रूसी संविधान से, तो इससे प्रभावित होकर ही इसमें जोड़ा गया था। ठीक। और अगर बात करें जैसे कनाडा है, अमेरिका है, फ्रांस है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया, इनके संविधान में क्या किया गया, नागरिकों के जो कर्तव्य है, नागरिकों के कर्तव्यों को इसमें विश्लेषित नहीं किया गया है। क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मूल अधिकार, ठीक, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तक तो मौलिक कर्तव्य, इनमें से किसका या किनका मूल स्रोत उद्देशिका है, इनमें से किसका या किनका जो है मूल स्रोत उद्देशिका है, इन पर विचार कीजिए। तो क्या हो जाएगा, मूल अधिकार बिल्कुल सही है, मूल स्रोत उद्देशिका, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य तीनों हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, भाग 3 में पहले क्या थे, मूल अधिकार थे, संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व और बाद में जोड़े गए भाग 4 का में मूल कर्तव्य क्या है, ये सब एक समुची व्यवस्था के अंग है। ठीक। इसका मूल स्रोत क्या है, उद्देशिका, इसका मूल स्रोत उद्देशिका, ये सभी क्या है, ये सभी एक साथ मिलकर, अगर हम बात करें एक साथ मिलकर वास्तव में क्या करते हैं, मूलभूत मूल्यों को अधिज्ञापित करते हैं। क्लियर है। ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी भी क्वेश्चन में कोई समस्या होगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास को एक बार लास्ट तक कोशिश कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। ठीक है। नहीं होगा तो 1.25 पे लगा के जरूर देखिएगा। चलिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसने लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा था। राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसने लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा था। तो किसने कहा था, केसी वेयर ने। किसने, केसी वेयर ने कहा था कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है उनको लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा गया। किसके द्वारा, केसी वेयर के द्वारा कहा गया था। ठीक। और केटी शाह ने क्या कहा, केटी शाह ने भी कहा था कि इन्होंने इसे क्या कहा, केटी शाह ने कहा कि अतिरेक कर्मकांडी इसको बताया। क्या बताया, अतिरेक कर्मकांडी बताया। इसकी तुलना एक चेक, इसकी तुलना इन्होंने किससे की, एक चेक जो बैंक में है उसका भुगतान बैंक संसाधनों की अनुमति पर ही संभव है, उससे किया था इन्होंने। सबके अपने अलग अलग विचार थे, सबने अपने अपने विचार दिया था इस पर। ठीक है। तो केसी वेयर का विचार क्या था, केसी वेयर का विचार ये था, केटी शाह का मैंने आपको बताया। टीटी कृष्णमाचारी की अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा कि भावनाओं का एक अस्थाई कूड़ाघर, इन्होंने लक्ष्य, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को क्या कहा इन्होंने, भावनाओं का एक स्थायी कूड़ाघर, इसको इन्होंने कहा किसने, टीटी कृष्णमाचारी ने। ठीक। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म अनुच्छेद और प्रावधान सही सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्या पूछ रहा है कि सही सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आइए देखते हैं। तो अनुच्छेद 39 पहला ही आपको दिख गया, अनुच्छेद 39 निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 39 में निःशुल्क विधि सहायता नहीं होता, बल्कि क्या है, सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन की प्राप्ति। इसमें क्या है, सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन की प्राप्ति। सभी नागरिकों को
जीविका के पर्याप्त साधन की प्राप्ति। ये किसमें है? अनुच्छेद 39 में है। ठीक है, इसमें सही सुमेलित नहीं है ये। इसमें क्या दिया गया है? सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ठीक, इसमें सही नहीं पूछा था तो निःशुल्क विधिक सहायता दिया गया था, उसके स्थान पर क्या होगा? सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन की प्राप्ति। अनुच्छेद 43B सरकारी सहकारी समितियों का गठन, बिल्कुल सही। अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 48 है वन्य जीवों का संरक्षण। बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि हर विशिष्ट मामलों में मूल संरचना के सिद्धांत पर, किस पर? मूल संरचना के सिद्धांत पर विचार किया जा सकता है। इसमें से किस पर जो है उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया था? तो किसकी बात हो रही है इसमें? इसमें कौन सा मामला था? इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। कौन सा मामला था? इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण विवाद में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा था कि, क्या कहा था इन्होंने कहा था कि जो हर विशिष्ट मामले में अमूर्त रूप से में, किसमें? अमूर्त रूप में नहीं बल्कि ठोस समस्या के संदर्भ में मूल संरचना के सिद्धांत पर विचार किया जा सकता है। ठीक, यह कब आया था? 1975 से 1977 तक भारत में आपातकाल जब लागू किया गया था उसका मामला है। ठीक, इस मामले में संविधान के कई अभिन्न पहलुओं पर भी सवाल उठाए गए थे, जैसे कौन सा? जैसा कि इसका मूल ढांचा, न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र की शक्ति, राज्य के 3 अंगों का पृथक्करण, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन सब चीज़ों पर। ठीक है, विधायिका के कार्य, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का अधिकार, कानून का शासन और न्यायिक समीक्षा। ठीक है, राजनीतिक न्याय, इन सभी चीज़ों पर उस समय मूल संरचना के सिद्धांत पर विचार किया जा सकता है। इसको डीवाई चंद्रचूड़ जी ने, ठीक है, बता दिया है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विषय में संशोधन करने के लिए केवल संसद के विशेष बहुमत की, केवल जो है किस विषय में संशोधन करने के लिए केवल संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, कि विशेष बहुमत द्वारा ही उसमें संशोधन किया जा सकता है? तो किसमें? मूल अधिकार में। किसमें? मूल अधिकार में जो है संसद के विशेष अधिवेशन द्वारा ही, किसके? संसद के विशेष संशोधन करने के लिए केवल संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता किसमें होती है? मूल अधिकार में जो है संशोधन करने के लिए संसद को विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट है राज्यसभा की शक्तियों के संदर्भ में, किसमें? किसकी बात हो रही है? राज्यसभा की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला क्या है? धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ध्यान दीजिए कि किसकी बात हो रही है? धन विधेयक की बात हो रही है। कहां पर? राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। दूसरा क्या है? दूसरा है राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है। इसमें से नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर सही उत्तर चुनना। राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकते? बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन ए केवल एक। ठीक है, ऑप्शन सी केवल एक सही होगा। धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग कोशिश करेंगे कि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से संसद के कार्य हैं? आप सभी को पता ही होगा, जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, जो पढ़ रहे होंगे। ठीक है, आर में अभी बहुत सारा टाइम है, 2 से 3 महीने मान के चलिए मैक्सिमम आप लोगों के पास 3 महीने हैं। उसके बाद ही आर का एग्जाम होगा। तो अभी से जो बच्चे लग जाएंगे, अच्छी तरह से अगर लग गए तो आर आसानी से निकाला जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा संसद के कार्य हैं ये पूछ रहा है। विधि निर्माण, बिल्कुल सही। कार्यपालिका पर नियंत्रण, बिल्कुल सही है। सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण, ठीक है। कोर्ट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर है?
आइए आगे बढ़ते हैं। प्रोटेम स्पीकर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसकी बात हो रही है? प्रोटेम स्पीकर सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है। किसकी बात हो रही है? प्रोटेम स्पीकर की बात हो रही है। प्रोटेम स्पीकर में इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये बिल्कुल सही है। इसमें पूछा है सही नहीं है। यह सामान्यतः मुख्य विपक्षी दल का सदस्य होता नहीं, यह ऑप्शन सही नहीं है। यह नए लोकसभा के सदस्यों को शपथ ग्रहण कराता है, बिल्कुल सही है। आम चुनाव के बाद गठित लोकसभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? ऑप्शन बी। आम चुनाव के पश्चात जब लोकसभा चुनाव जो है पहली बार इसमें बैठक होता है, उसके बैठक के लिए जब आमंत्रित की जाती है तो राष्ट्रपति लोकसभा के किसी सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त करता है। ठीक, सामान्यतः क्या होता है? वरिष्ठतम सदस्य को इसके लिए चुना जाता है। अस्थायी अध्यक्ष सदन की अध्यक्षता करता है, जिससे कि एक नए सदस्य शपथ जो है ले सकें और अपना अध्यक्ष भी चुन सकें। ठीक, क्लियर है? प्रोटेम स्पीकर। तो ऑप्शन बी सही नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं अगर ध्यान देंगे तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। जो भी बच्चे चैनल पर नए होंगे, ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिएगा। ठीक है, चैनल पर नए होंगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछा कौन सा कथन सही है। पिछले क्वेश्चन में पूछा था कौन सा कथन सही नहीं है। तो मूल अधिकारों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। मूल अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, बिल्कुल सही है। सभी को पता होगा इसके बारे में। ठीक, ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करते हैं, जी नहीं। इन्हें नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त, जी नहीं। उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये नकारात्मक होते हैं, जैसा कि राज्य को कुछ मसलों पर कार्य करने से प्रतिबंधित करते हैं। ठीक, यह न्यायोचित होते हैं। इनके हनन पर न्यायालय द्वारा इन्हें लागू कराया जा सकता है। इनका उद्देश्य क्या है? देश में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना। ये कानूनी रूप से मान्य है, या व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं। इस प्रकार कई सारे हैं। इनको लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं है, स्वतः लागू होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार जो है अनुच्छेद 19(1) के तहत नागरिकों को प्राप्त है? इसमें से कौन सा अधिकार जो है अनुच्छेद 19(1) के तहत जो है नागरिकों को प्राप्त है? त्वरित सुनवाई का अधिकार, सूचना का अधिकार, अवसर का अधिकार, शांति का अधिकार। अनुच्छेद 19(1) के तहत जो है शांति का अधिकार नागरिकों को प्राप्त है। कौन सा अधिकार? शांति का अधिकार नागरिकों को प्राप्त है। 19(1) की अगर हम बात करें तो कौन सा अधिकार होगा? शांति का अधिकार। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों और उनके गठन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है? कौन सा जो है राज्य और उनके गठन वर्ष के अनुसार इसमें से सही अनुक्रम है? नागालैंड, हरियाणा और सिक्किम, बिल्कुल सही। नागालैंड, हरियाणा और सिक्किम, ये जो अनुक्रम है ये बिल्कुल सही है। हरियाणा, सिक्किम, नागालैंड नहीं, पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। 1963 में क्या किया गया? नागा पहाड़ियों और असम के बाहर के जो तोयनसांग क्षेत्र है उसको मिलाकर नागालैंड राज्य का गठन किया गया था। शायद सभी को पता ही होगा कि नागालैंड राज्य का गठन किया गया था। ठीक है, 1963 में, 1963 में। फिर 1966 में पंजाब राज्य से क्या किया गया था? भारतीय संघ का जो 17वां राज्य है, कौन सा? 17 स्टेट की अगर बात करें, हरियाणा की अगर बात हो रही है, कब? 1966 में, 1966 में। हरियाणा का फिर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, उसके बाद उसी में, ठीक है, चंडीगढ़ का गठन किया गया। 1947 तक सिक्किम का क्या किया गया था? भारत में एक शाही राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था सिक्किम को। कब? 1947 में। ठीक, लेकिन अगर बात करें 1974 में सिक्किम ने क्या किया? 1974 में सिक्किम ने भारत के साथ विलय होने की इच्छा जताई थी। फिर 36वें संविधान संशोधन द्वारा, किसके? 36 अमेंडमेंट द्वारा 1975 के प्रभावी होने के बाद सिक्किम को क्या किया गया था? भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना दिया गया था। क्या किया गया था? भारतीय संविधान को
पूर्ण राज्य बना दिया गया 1974 में। 1975 के, ठीक है, 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में सिक्किम को भारतीय राज्य का पूर्ण इसको राज्य घोषित कर दिया गया था। भारतीय संघ का पूर्ण राज्य इसको घोषित किया गया था। तो इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 1963, 1966 और 1975 में बनाया गया था। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय मूल के व्यक्तियों पीआईओ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा क्या पूछ रहा है, कौन सा सही नहीं है। पहले क्या है, इनके पास विदेशी नागरिकता होती है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इनके पास विदेशी नागरिकता होती है। इनके पूर्वज भारतीय नागरिक थे। ठीक है, इनके पास भारतीय पासपोर्ट होता है। जी नहीं। इन्हें भारत आने के लिए वीजा की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही। तो ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी क्या है, सही नहीं है। इसमें से कौन सा? ऑप्शन सी सही नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो क्या पूछ रहा है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो ऑप्शन सी जो है सही नहीं है, इनके पास भारतीय पासपोर्ट नहीं होता है। ठीक, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी बच्चे होंगे कमेंट भी करते रहेंगे, आप लोग क्वेश्चन में कमेंट करके बता देंगे। आइए अगला क्वेश्चन है, फजल अली आयोग की बात हो रही है। कौन से आयोग की बात हो रही है? फजल अली आयोग की बात हो रही है। ठीक, तो पहले फजल अली आयोग के का देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद फजल अली आयोग के बारे में जान लेते हैं। ठीक, आइए जो क्वेश्चन है पहले उसके बारे में ही जान लेते हैं, उसी का देखते हैं क्या है। फजल अली आयोग में क्या दिया गया, इसका गठन वर्ष 1953 में, कब? 1953 में। ठीक है, बिल्कुल सही है। 1953 में इसका राज्यों के पुनर्गठन पर सलाह के लिए बनाया गया था। 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो इसका गठन वर्ष 1953 में जो है राज्यों के पुनर्गठन पर सलाह देने के लिए किया गया था। इसने एक राज्य एक भाषा, क्या इन्होंने एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार किया? बिल्कुल सही है। ऑप्शन एक भी सही है, ऑप्शन दो भी सही है। इसमें से कौन सा सही है पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक और दो दोनों बिल्कुल सही है। भाषा के आधार पर भाषा के आधार पर राज्य बनाने की इन्होंने मांग उठाई थी। इसके मांग उठाने लगी थी जब आंध्र प्रदेश में, तो इसके कारण भारत सरकार को क्या किया गया, दिसंबर 1953 में जो है एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसमें फजल अली आयोग की अध्यक्षता में जो है गठित होकर, इसको विवश होकर गठित करना पड़ा था। इनके दो और सदस्य थे, जैसे के एम पडिक्कर और एच एन कुंजरू थे। ठीक, फिर इस आयोग ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि अपनी रिपोर्ट 1955 में इसने पेश की थी और इसको व्यापक रूप से इन्होंने स्वीकार किया कि राज्य के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए। लेकिन इसने क्या किया, एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को इन्होंने अस्वीकार कर दिया। इसलिए ऑप्शन दो बिल्कुल सही है। अगर हम फजल अली आयोग की बात करें तो फजल अली आयोग का क्या मत था कि किसी भी राजनीतिक इकाई के जो पुनर्निर्धारण है में भारत की एकता को प्रमुखता दी जानी चाहिए। समिति ने क्या किया, इसमें किसी राज्य पुनर्गठन योजना के लिए कई सारे कारक बताए उन्होंने, जैसे देश की एकता और सुरक्षा का अनुरक्षण और संरक्षण, आर्थिक और प्रशासनिक दृढ़ता बताया, और कई सारी चीज़ें इन्होंने बताई थी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निदेशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों से, किसकी बात हो रही है, कौन सा नीति निदेशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों से प्रेरित है? इसमें से ऐसा कौन सा है जो गांधीवादी सिद्धांतों से प्रेरित है? गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, जी नहीं। लोक स्वास्थ्य में सुधार, सहकारी समितियों का गठन, पर्यावरण का संरक्षण। तो गांधीवादी सिद्धांतों से कौन सा प्रेरित है ये बताना है हम लोग को। तो क्या हो जाएगा, सहकारी समितियों का गठन। सहकारी समितियों का गठन क्या है, गांधीवादी सिद्धांत से प्रेरित है ये। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ें। अगर बात करें, जैसे गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता दिया गया है, ठीक है, तो गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता किसमें, अनुच्छेद 39 का में दिया गया है। लोक स्वास्थ्य में सुधार अनुच्छेद 47 में, अनुच्छेद 47 में है, आर्टिकल 47 में है। ठीक,
यही सारी चीज़ें हैं जैसे। और पर्यावरण का संरक्षण किस में है? आर्टिकल 48 का में है, ठीक है, अनुच्छेद 48 का में दिया गया है। ठीक, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन आयोग के कार्य है? इसमें से कौन से जो है निर्वाचन आयोग के कार्य दिए गए हैं, ये बताना है आप लोगों को, ठीक है। निर्वाचन आयोग के कार्य क्या है? राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। निर्वाचन आयोग का कार्य पूछ रहा है तो निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है कि राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना निर्वाचन आयोग का कार्य है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? निर्वाचन की तिथि का निर्धारण करना, बिल्कुल सही। निर्वाचन से संबंधित विवाद की जांच के लिए अधिकारी की नियुक्ति, ये भी सही है। निर्वाचक नामावली तैयार करना। तो ये चारों जो काम दिए गए हैं यहाँ पर किसका है? निर्वाचन आयोग के चारों कार्य हैं, इसलिए इसमें सही कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषता है? भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषता है, सभी को पता होगा कि भारतीय संविधान का ऐसा संविधान है, भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है। ठीक, भारतीय संविधान का ऐसा संविधान है, भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है। भारतीय संविधान की एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था है। कैसी? एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ इसकी संघीय व्यवस्था है भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान कैसा संविधान है? भारतीय संविधान लिखित संविधान है। क्लियर है? नेक्स्ट चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। आइए देखते हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से अधिक है। ठीक, कथन दिया गया। कारण क्या है? भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया है, बिल्कुल सही है। सही उत्तर चुनना है तो ए गलत है किंतु आर सही है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक समीक्षा शक्ति अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से अधिक है, जी नहीं। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया है, यह बिल्कुल सही है। क्लियर है? अगर हम भारतीय संविधान की बात करें, भारतीय संविधान के भाग 5 की अगर हम बात करें तो उसमें अनुच्छेद 124 से 147 तक क्या किया गया है? उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियां, प्रक्रिया, इन सभी चीज़ों का के बारे में उसमें बताया गया है, उसका उल्लेख किया गया है। अगर आगे बात करते हैं उच्चतम न्यायालय की, उच्चतम न्यायालय में न्यायिक समीक्षा की शक्ति निहित है। क्या है? न्यायिक समीक्षा की शक्ति उसमें निहित है। ठीक है, इसके तहत वह केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर, किस पर? केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर विधायी और कार्यकारी आदेशों की जो संवैधानिकता है उसकी जांच करता है। इन्हें क्या करता है? अधिकार, ठीक है, इनको अपने अधिकारा अतीत पाए जाने पर क्या करता है? गैर विधिक, गैर संवैधानिक और अवैध उसके तदुपरांत क्या करेगा? इन्हें सरकार द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है संविधान तंत्र की विफलता के आधार पर, किसकी बात हो रही है? संविधान तंत्र की विफलता के आधार पर निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? किस राज्य में जो है सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? तो सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कहाँ पर लगाया गया था? पंजाब में लगाया गया था सबसे पहले राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 356 के तहत संविधान तंत्र के जब विफल हो जाता है तो राज्य सरकार को अपने नियंत्रण में ले सकता है, इसको जो है सामान्य रूप से राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। तो 1951 में पंजाब राज्य में किया गया, फिर केरल, राजस्थान, तमिलनाडु का प्रयोग किया गया था। राजस्थान, इन स्टेटों में जो है राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया गया 1956 में केरल में, राजस्थान में 1967 में, तमिलनाडु में 1976 में। ठीक, आइए अगला देखते हैं क्या है।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा जो है लोकसभा अध्यक्षों का उनके कार्यकाल के अनुसार सही अनुक्रम है। इसमें से जो है लोकसभा अध्यक्ष जो दिए गए हैं इनके कालक्रम अनुसार कौन सा सही है। पीएम संगमा, शिवराज पाटिल, रवि राय, बलराम जाखड़। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, बलराम जाखड़, रवि राय, शिवराज पाटिल और पीए संगमा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लोकसभा अध्यक्षों का उनका कालक्रम के अनुसार अगर देखें तो बिल्कुल सही होगा बलराम झाखड़। अगर बलराम झाखड़ की हम बात करें तो 1980 से 1989 जाखड़, ठीक है, बलराम जाखड़ 1980 से 1982 1980 टू 1989 तक, ठीक है, कौन, बलराम जाखड़ जी। रवि राय 89 टू 91, 89 टू 91, ठीक है, कौन, रवि राय, ठीक है। फिर शिवराज पाटिल 96 से 98 तक कौन थे, सॉरी 91 से 96 तक थे ये, ठीक, 1991 से 1996 तक थे। फिर ये पीए संगमा जो है 1996 से 1998 तक पीए संगमा थे, ठीक, लास्ट में जो थे पीए संगमा 1998 तक थे ये, ठीक, क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। इसमें से किस अधिनियम के तहत भारत में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत भारत में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग, कौन सा द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को किस प्रधानमंत्री के काल में लागू किया गया। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग को किस प्रधानमंत्री के काल में लागू किया गया था। तो किसके, विश्वनाथ प्रताप सिंह के टाइम पर द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग को लागू किया गया था, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। कथन और कारण दिए गए हैं, सही उत्तर चुनना है, ठीक। आइए, भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति संसद में निहित है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों सही है, किंतु RA का सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमेल करना है, ठीक है। अधिनियम दिए गए हैं और संशोधन दिए गए हैं, इसका मिलान करना है। आइए मिलान करते हैं, ठीक। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम में क्या आया था, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के संबंध में संशोधन किया गया था इसमें, ठीक। 99 संविधान संशोधन अधिनियम मताधिकार, बिल्कुल सही है, ठीक है। बी में दूसरा है मताधिकार की आयु में संशोधन किया गया था। 61वां संविधान संशोधन क्या था, एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीट थी। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के आरक्षण से संबंधित है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है, कोई कंफ्यूजन। मनीष, गुड इवनिंग मनीष जी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात हो रही है जी।
राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात हो रही है। ठीक है, संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है, नीति निर्देशक तत्वों का, किसका निर्देशक तत्वों का विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। बिल्कुल सही है, जिसको भी जो भी बच्चा तैयारी कर रहा होगा उसको बिल्कुल पता होगा कि नीति निर्देशक तत्व का विचार कहाँ से, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। बिल्कुल सही है। यह राज्य द्वारा निर्मित विधि को प्रभावित करते हैं। किसको, राज्य द्वारा निर्मित विधि को प्रभावित करते हैं, राज्य द्वारा निर्मित कानून को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही है, ये भी सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ये बताना है, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौन सा कथन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट करके आप लोग बताते रहिएगा, हम बाद में सभी का कमेंट देखते हैं। ठीक है, क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक, चलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356 की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। किसकी, अनुच्छेद 356 की बात हो रही है। तो निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा। क्या पूछ रहा है, इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है आर्टिकल 356 की अगर हम बात करें तो उसमें क्या दिया गया है, अनुच्छेद के, इस अनुच्छेद के तहत की गई उद्घोषणा की समीक्षा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जा सकती है। तो बिल्कुल सही है, इसकी द्वारा उद्घोषणा की समीक्षा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जा सकती है। बिल्कुल सही है। ठीक है, सही नहीं पूछा है। इसके तहत की गई उद्घोषणा को किसी भी सदन द्वारा सामान्य बहुमत से पारित किया जाता है। बिल्कुल सही है। इस उद्घोषणा को 2 महीने के भीतर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है। यह भी सही है। तो कौन सा सही नहीं है, एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन डी बच रहा है। ठीक है, कौन सा, एक बार स्वीकृति होने के बाद इसे अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन डी सही नहीं है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के परिणाम है। इसमें से कौन से जो है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के परिणाम है। पहला क्या है, विधानसभा का विघटन। ठीक, बिल्कुल सही। मंत्रिपरिषद को भंग करना। ठीक है, संबंधित राज्य के उच्चतम न्यायालय की शक्ति में कमी। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए, कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो क्या हो जाएगा, विधानसभा का विघटन और मंत्रिपरिषद को भंग करना। बिल्कुल सही है, केवल 1 और 2। क्या हो जाएगा, केवल 1 और 2 जो है बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। इसमें से जो है कौन सा मूल अधिकार ऐसा है जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैक्सिमम बच्चों को इसका आंसर पता होगा। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कथन और कारण वाले भी पूछे जाते हैं और ये भी पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं क्या, विधि के समझ समानता। बिल्कुल सही है। ठीक है, ये सभी को प्राप्त है। और क्या पूछ रहा है इसमें, विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। विधि की समझ समानता। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण सही है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। तो विदेशी नागरिकों को क्या नहीं प्राप्त है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को नहीं दिया गया है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, किसी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट करके जरूर बताइए आप लोग। क्लियर है, ठीक। अभी तक जो भी क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व कराया, टेस्ट सीरीज जो भी श्रृंखला थी, कोई क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। क्लास अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है,
जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक, चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।